हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड अकेडमी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉलम साइज को कैसे कैलकुलेट करना है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम साइज का टॉपिक नहीं है। यहाँ से आप ये भी जान सकते हो कि कॉलम के अंदर, कॉलम क्रॉस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली रेनफोर्समेंट का एरिया कितना होगा। कॉलम क्रॉस सेक्शन के अंदर ग्रॉस एरिया दैट इज द कॉलम साइज वो कैसे डिसाइड होता है, एंड कॉलम क्रॉस सेक्शन के अंदर कंक्रीट का एरिया कितना होगा। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे? तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमने कॉलम के क्रॉस सेक्शन को समझना होगा। मैं ये वाला जो टाइटल है इसको तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके भी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 1200 किलो न्यूटन का लोड जो है वो इस कॉलम पर लग रहा है। अभी लोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये हमारे पास कॉलम का फ्रंट व्यू है। सामने से कॉलम ऐसा दिखता है और इसको अगर हम कट कर दें बीच में से तो ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉलम क्रॉस सेक्शन। कॉलम को क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन दिखता है, कॉलम को क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन दिखता है उसको हम बोलते हैं कॉलम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो कॉलम क्रॉस सेक्शन में हमें क्या दिख रहा है? कॉलम क्रॉस सेक्शन में हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो भाई कंक्रीट का है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये कंक्रीट का है, ये भी पूरा का पूरा कंक्रीट है। ठीक है, और ये जो लाल कलर से आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये है रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये है रेनफोर्समेंट, ये है मेन रेनफोर्समेंट, ये चारों मेन रेनफोर्समेंट। और ये चारों मेन रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए है ना, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें बांधने के लिए हमने स्टीरअप्स इस्तेमाल किए, या बोल लो कि कॉलम टाइज इस्तेमाल किए। ठीक है, कॉलम टाइज इस्तेमाल किए। चलो तो इतना समझ में आ गया। अब इससे हमें ये समझ में आया दोस्तों कि कॉलम क्रॉस सेक्शन में क्या चीज़ें दिख रही है। रेनफोर्समेंट दिख रहा है और कंक्रीट दिख रहा है। तो क्या मैं ये इक्वेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉलम क्रॉस सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है दैट इज EG, कॉलम क्रॉस सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है वो किससे बना हुआ है? कॉलम क्रॉस सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है वो बना हुआ है एरिया ऑफ कंक्रीट से और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, या एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम बोल दो, क्योंकि कॉलम क्या है, कंप्रेशन मेंबर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। अगर आप इससे एग्री करते हो तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने अभी एस्टैब्लिश कर लिया और ध्यान रहे क्योंकि इसको हम आगे इस्तेमाल करने वाले। ग्रॉस एरिया इज कैसे बनता है? कॉलम के एरिया और स्टील के एरिया को जोड़ने से। चलो इतना हमें समझ में आ गया इसको देखने के बाद। अब दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो कि कॉलम का ग्रॉस एरिया कितना रखना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि कॉलम का ग्रॉस सेक्शन कितना रखना चाहिए। ये कितना रखना है ये डिपेंड करता है एक इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स के, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, कि ऊपर से आने वाला लोड कितना है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एंड सो। वो कौन किसका काम है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रॉपर तरीके से काम, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके। सिंस आप सीखना चाहते हो कि कॉलम के डायमेंशन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि लोड कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि ये जो कॉलम हमें डिज़ाइन करनी है इसके ऊपर 1200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ये जो कॉलम हमें डिज़ाइन करनी है इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है? 1200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। 1200 किलो न्यूटन का इसके ऊपर लोड आ रहा है, लेकिन ये लोड कैसा है? नॉन फैक्टर्ड है, तो इसको फैक्टर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? फैक्टर। यानी आसान भाषा में कहने का मतलब ये कि भाई हमने तो कैलकुलेशन से ये ज़ूम किया कि 1200 किलो न्यूटन का लोड आने वाला है और 1200 किलो न्यूटन की क्षमता के हिसाब से हमें ये कॉलम को डिसाइड करना है या डिफाइन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम के ऊपर अगर 1200 किलो न्यूटन का लोड आ जाए तो ये झेल पाए। लेकिन दोस्तों अगर 1500 किलो न्यूटन का लोड आ गया तो, अगर 1600 किलो न्यूटन का, ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो इसीलिए दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला
फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। तो IAS 456 टेबल 18 के अंदर क्लोज 18.2.3.1 एंड सभी का रेफरेंस यहाँ पर आपको दिख सकता है। उसमें उन्होंने अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यहाँ पर क्राइटेरिया रिप्रेजेंट किए। उसमें से जनरली हम जो क्राइटेरिया लेते हैं वो डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन से लेते हैं। अगर कहीं पर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है तो विंड लोड का भी कंसिडर करना होगा। अगर कहीं पर भूकंप की क्षमता या भूकंप की प्रोबेबिलिटी, संभावना, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, तो उस वक्त हमें अर्थक्वेक लोड का भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो विंड लोड या इसी तरीके से आपको अर्थक्वेक लोड जनरली हम उसको कंसिडर नहीं करते हमारे आर्म स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर इसकी संभावना है तो आप उस वाले कॉम्बिनेशन को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन देंगे तो जनरली अभी हम कंसिडर करते हैं DL प्लस IL। DL का क्या मतलब होता है? डेड लोड। और IL का क्या मतलब होता है? इम्पोज लोड, यानी वही लाइव लोड। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो जनरली रहता है, तो जो आपने उस एनवायरनमेंट के लिए, उस स्ट्रक्चर के लिए जो लोड कैलकुलेशन किया है, उसमें आपको 1.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको 50% इंक्रीज करना है। 1.5 का मतलब क्या हुआ? 50% इंक्रीज करना है। ठीक है, यानी 0.5 को अगर आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 को अगर आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, है ना। 0.5 मतलब आधा। ठीक है, तो 600 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 600 प्लस 1200 1800 किलो। या डायरेक्टली भी आप 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1200 करोगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1200 करोगे तो भी 1800 किलोमीटर आएगा। यानी IAS इंडियन स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर डेड लोड और लाइव लोड के कंडीशन में आपको इस कॉलम को डिज़ाइन करना है सेफ्टी के साथ, बस दैट कोलैप्स डजंट हैपन, सेफ्टी के साथ डिज़ाइन करना है, तो आपको इसको 1200 किलोन्यूटन की क्षमता वाला नहीं बनाना चाहिए, 1200 किलोन्यूटन झेलने वाला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि 1200 किलोन्यूटन से भी ज़्यादा, दैट इज़ 1800 किलोन्यूटन की क्षमता वाला इस कॉलम को बनाना चाहिए। यानी ये कॉलम 1800 किलोन्यूटन लोड झेल पाए ऐसा बनाना चाहिए। तो ये 1800 किलोन्यूटन बढ़ा दिया भाई आपने, तो ऑब्वियस बात है कि वो 1800 किलोन्यूटन के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होगा, ना कि 1200 के हिसाब से। और 1800 किलोन्यूटन के हिसाब से डिज़ाइन करने में फ़ायदा क्या है? हमें सेफ्टी मिलेगी, सच दैट कोलैप्स डजंट हैपन। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें अब कॉलम का जो PU है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, PU 1800 किलोन्यूटन। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी 1800 किलोन्यूटन हमें कंसिडर करनी है इस कॉलम की। और ये हमने हमारे जेड से फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई किया, ये हमने इंडियन स्टैंडर्ड की टेबल 18 को, जिसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, उसमें डेड लोड और इम्पोज लोड के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने 1.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। अगर और कोई कॉम्बिनेशन हो तो उसको आप देख लीजिए। और भी यहाँ पर नोट्स लिखी हुई है जिसको मैंने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जब भी मैं ये वाला सेगमेंट करता हूँ। अभी तो मैं फोकस करता हूँ कॉलम डिजाइनिंग पे ही। ठीक है, तो 1800 किलोन्यूटन के हिसाब से हमें अब ये करना है। तो हमारा PU यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, भले उसमें 1200 किलोन्यूटन का लोड है, लेकिन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इस कॉलम की कितनी है? 1800 किलोन्यूटन। उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन के लिए दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। दैट इज़ अगेन IAS कोड के अंदर आपको आ जाना है। IAS कोड के अंदर क्लॉज नंबर 39.3 को आप रेफर करिए, जिसमें लिखा हुआ है शॉर्ट एक्चुअली लोडेड मेंबर्स इन कंप्रेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें फोकस करना है अल्टीमेट फॉर्मूला, दैट इज PU। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर सिग्निफिकेंट पोजीशन के अंदर है, जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, सभी को ये फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। और मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर दूँ, अगर किसी का ध्यान नहीं जाता है, कोई हो सकता है कि सो गया हो, है ना, तो मैं सभी के लिए हाईलाइट भी कर दूँ कि दिस इज़ द फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है जब भी कॉलम डिज़ाइन की बात आएगी।
PU इज इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY AS से, यानी ये कहना बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। अब इसको इंडियन स्टैंडर्ड ने ये जो फैक्टर्स 0.4 0.67 ये मल्टीप्लाई किए हैं, ये इटरेशन से भी आ सकते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी से भी आ सकते हैं, और ये लॉजिकली भी आ सकते हैं। यानी ये कोई जो 0.67 और 0.4 ये उन्होंने अपनी मनमानी नहीं चलाई, प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें लॉजिकली भी सोचो तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किस पे निर्भर होगी कॉलम की? भाई कॉलम में ऐसा तो क्या है मटीरियल के तौर पर कि जो 1800 किलोन्यूटन को झेल पाए? तो लॉजिकली भी हम सोचे तो कॉलम के अंदर कंक्रीट है और रेनफोर्समेंट है। तो ये जो पहली टर्म है ये कंक्रीट के हिसाब से ही है, ये पहली जो टर्म है ये कंक्रीट के हिसाब से ही है। FC के क्या है दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। और AC क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये वाला फैक्टर डिफाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है इटरेशन से, एक्सपेरिमेंट वगैरह से। तो ये वाला फैक्टर या थ्योरेटिकली भी इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि ये वाला जो 0.67 FY है, ये आप सभी को पता होगा, इट इज़ नथिंग बट अ 2/3 ऑफ FY। इट इज़ नथिंग बट अ 2/3, 2/3 कितना होता है वो? 0.67 ही होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर पूरा का पूरा कह रहे हैं, ये तरीके से आप इसको ध्यान में रखो। तो देखो एरिया में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन IS कोड ने यहाँ पर भी ध्यान दिया है कि हम पूरी की पूरी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नहीं, बल्कि 40% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वेरिएशन हो सकता है। और कंक्रीट में 40% है और स्टील में क्यों 2/3 है, यानी अप्रोक्सीमेटली 67%। क्यों? क्योंकि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता, स्टैंडर्डाइजेशन है स्टील में। जबकि कंक्रीट तो RMC से भी हो सकता है, कंक्रीट तो ऑन साइट भी हो सकता है ना। और आपको तो पता ही है ऑन साइट कंक्रीट में कितनी गड़बड़ें होती हैं। तो इसलिए IS कोड ने बोला कि चलो भाई यहाँ पूरी की पूरी इसकी FC की कंसिडर नहीं करते, उसका 40% कंसिडर करते, और यहाँ पर 67% स्टील की जो ये स्ट्रेंथ है वो कंसिडर करता है, ठीक है। और ये है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन या एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, और AC है एरिया ऑफ कंक्रीट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला था, जो मैंने शुरुआत में एक चीज़ एस्टैब्लिश कर दी, उसका फ़ायदा यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला के अंदर टर्म है ये कंक्रीट की टर्म है और ये स्टील की टर्म है। और आपको पता है कंक्रीट कॉलम के अंदर कंक्रीट और स्टील के अलावा और कुछ है भी नहीं। तो इन दोनों से ही ये जो भी मतलब झेलना है वो इन दोनों को झेलना है। जो भी 1800 किलोन्यूटन कॉलम का आएगा PU के तौर पर, दैट इज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम, वो कंक्रीट और स्टील को आपस में मिलकर झेलना है। तो हमें ये तो पता चल गया 1800 किलोन्यूटन के हिसाब से करना है। 0.4 नॉन फैक्टर, FC के नॉन फैक्टर है ना, AC अभी नहीं पता, 0.67 नॉन फैक्टर, FY नॉन फैक्टर और AC अभी नहीं पता। और यहाँ पर नॉन फैक्टर कैसे पता चलेगा कि कंक्रीट का ग्रेड क्या है, दैट इज यहाँ पर M30 का ग्रेड है और स्टील का ग्रेड है FE 500। तो FY कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, और M30 है तो FC के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। M30 ग्रेड है तो 30 हो जाएगा, 30 न्यूटन पर mm², और FY 500 न्यूटन पर mm²। अब रही बात AC और AC की, ये नहीं पता, तो मैं एक ऑलरेडी चीज़ एस्टैब्लिश करके बैठा हूँ, दैट इज AC और AC। ये दोनों के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिज़ाइन प्रैक्टिस क्या है आप सभी को ये पता होगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि शेयर एनफोर्समेंट तो यहाँ पर एनफोर्समेंट के तौर पर निग्लिजिबल ही है।
shear reinforcement तो यहाँ पर reinforcement के तौर पर negligible है ना, क्योंकि वो तो shear strength को या बोल दो कि टाइज के तौर पर है, बांधने के तौर पर है, मेन reinforcement के तौर पर नहीं है। जबकि जब ASC की बात करेंगे तो उसमें मेन reinforcement की ही बात हो रही है, और AC तो कंक्रीट तो ऑब्वियस बात है की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन प्रैक्टिस की बात कर दूँ तो आप सभी को ये पता होगा कि कॉलम के अंदर, कॉलम क्रॉस सेक्शन के अंदर स्टील का जो परसेंटेज है वो 0.8% से लेकर, ये कौन से क्लॉज में लिखा है यार, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कर दो। जहाँ कहीं पर भी ये वीडियो मेरा देख रहे हो आप कमेंट करो, कमेंट का ऑप्शन सब जगह है, ठीक है। तो 0.8% से लेकर 6%, ये मैं पिछली बार समझा चुका हूँ ना कि भाई हम क्या करूँ। अब तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको पता होना ही चाहिए, नहीं पता तो फिर आप गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में नॉलेज हासिल कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने करियर में, है ना। 0.8% से लेकर 6%। तो इसमें जनरली क्राइटेरिया ये होता है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस रेंज में कोई एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर ये करूँ कि 1%, देखो ये अगेन डिपेंड करता है कि कैसी कॉलम है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या हवा है, बहुत सारी चीज़। तो अगेन डिज़ाइन प्रैक्टिस ये है कि ASC को क्या कर लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा ये 6% ऑफ वॉट, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, कौन से क्लॉज में, ये तुम कमेंट करके बताओ, मैं बार बार नहीं बताने वाला। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ASC इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रॉस एरिया। अब मैं ये बोल दूं कि ASC जो है वो 1% ऑफ ग्रॉस एरिया है, ASC जो है वो 1% ऑफ ग्रॉस एरिया है। तो भाई बाकी का 99% क्या है। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर दें, कोई भी एक चीज़ एज्यूम करनी है डिज़ाइन प्रैक्टिस में, अगर हम ASC को बोल दें कि ये 1% ऑफ ग्रॉस एरिया है, तो बाकी का क्या बचा है, 99%। बाकी का क्या बचा दोस्तों, 99% एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो 99% ऑफ ग्रॉस एरिया क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ पता है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम ये बोल सकते मेरे प्यारे मित्रों, हम ये बोल सकते कि ये ASC इज इक्वल टू 0.01 ऑफ AG, परसेंटेज का साइन हटा के, और AC हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.99 AG, ठीक है। अब इसी दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो भी मतलब ये बेसिक चीज़ है यार, ठीक है। इसी दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा AC एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.99 है, 99% AG, और ASC कितना है 0.01, दैट इज़ 1%। तो ये दोनों को मिला के भी क्या आ जाएगा, आंसर की क्या आ जाएगा, AG LHS इज इक्वल टू RHS भाई, हाँ LHS इज इक्वल टू RHS वही है भाई, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि जो हमारे इक्वेशन में दो अननोन टर्म थी, कौन सी, हमारे इक्वेशन में दो अननोन टर्म थी ASC और AC। यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए, हमारे इक्वेशन में AC और ASC जो अननोन टर्म थी वो दोनों के दोनों एक टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज AG। तो अब अगर हम रिप्लेस कर देंगे AC से 0.99 AG और ASC से 0.01 AG, तो अब पूरे इक्वेशन में अननोन क्या बचा है, एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व कर सकते हैं ना भाई। अब पूरे इक्वेशन में अननोन बचा AG, दैट इज ग्रॉस एरिया। और एक बार ग्रॉस एरिया मिल जाएगा तो हमारा फायदा क्या होगा भाई, एक बार ग्रॉस एरिया मिल जाएगा तो हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हमें ASC भी मिल जाएगा और हमें AC भी मिल जाएगा। एक बार ग्रॉस एरिया मिल जाएगा तो हमें एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम भी मिल जाएगा और एरिया ऑफ कंक्रीट भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों AG के ऊपर निर्भर है। तो भाई फटाफट से यार, अब मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला, बहुत सारे दूसरे भी काम है, फटाफट से सब लोग अब इसको आगे बढ़ाओ क्योंकि सब चीज़ आपके पास है। और मेरे दोस्तों ध्यान रहे कि क्या ध्यान रहे, ध्यान आपका ये रहे कि जो PU है ना, PU बोले हौले, ठीक है। ये जो PU है, अच्छा फाइन नहीं करना है भाई, हमको इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, चलो इसको राइट ही कर देता हूँ, ठीक होगा।
ये जो पी है 1800 किलो न्यूटन, इसको हमें कंसिडर करना है न्यूटन के अंदर। तो 1800 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है ये न्यूटन पर mm² के अंदर है। एरिया हमें mm² के अंदर फाइंड आउट करना है, ये भी mm² के अंदर फाइंड आउट करना है। Fy भी हमारा 500 न्यूटन पर mm² है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर सारी चीज़ को आगे ले जाएंगे। ठीक है, हाँ अब सही हुआ। तो अब मैं नाइट मोड हटा दूँ और फटाफट से कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े। तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ यहाँ पर हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाई 30, और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट की जगह 0.99 ऑफ EG, और उसके बाद था 0.67। Fy कितना हो जाएगा 500 न्यूटन पर m², और 0.01 AG। ये कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है गलत है वो भी आप कमेंट करके बता दो। और यहाँ पर AG ग्रॉस एरिया मिल जाएगा, समथिंग कुछ तो मिला। लेकिन अब यहाँ पर हम ये डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये टोटल ग्रॉस एरिया मतलब बोले तो ये पूरा का पूरा एरिया मिला है ना, ये कॉलम का पूरा ऐसा एरिया मिल गया। ठीक है कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया मिल गया। अब इसमें एरिया में तो क्या होता है, एरिया कैसे मिल गया, साइड से मिल गया ना, दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेंगे। हम ये बोलते हैं कि भाई हम दोनों साइड को समान रखना चाहते हैं, दैट इज वी वांट दिस पर्टिकुलर कॉलम एज स्क्वायर कॉलम। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल करना हो तो b मल्टीप्लाई बाय l करना। ठीक है, उसमें फिर आपको b और l को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसमें से एक को अज्यूम कर लो कि b के डायमेंशन अज्यूम कर लो तो l के डायमेंशन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, आपकी रेक्टेंगुलर कॉलम हो जाएगी। अब हम यहाँ पर b कर रहे हैं दोनों डायमेंशन को, तो b² हो जाएगा। b² इज नथिंग बट एरिया। ठीक है, या l² भी बोल दो, जो भी आपको डायमेंशन या टर्म लेनी है इस्तेमाल करनी है वो आप ले सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अंडर रूट करेंगे ये वाले टर्म का हम अंडर रूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक डायमेंशन लगभग 350, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा लेकिन 350 mm के अंदर है, क्योंकि mm² के अंदर एरिया है। तो एक डायमेंशन 350 mm का, 350 mm का। तो ये बातों में हमने क्या कर दिया यार दोस्तों, बातों में हमने कॉलम के डायमेंशन डिफाइन कर दिए, IS कोड का टेबल 18 देख लिया, और बातों में हमने PU वाला फॉर्मूला जो कि IS 456 का क्लॉज 39.3 को रिप्रेजेंट करता है वो भी देख लिया, और क्लॉज के अंदर की टर्मिनोलॉजी को भी समझ ली। और वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग बातें समझी, और ख़ास करके हमने ये समझा कि कॉलम के अंदर स्टील होता है और कंक्रीट होता है, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर होती है। और फ़ायदा ये हुआ, देखो मैंने पहले बता दें कि कॉलम जो टाइटल था कि कॉलम के डायमेंशन कैसे डिसाइड करना है, ग्रॉस एरिया कैसे पता चलेगा, साइज़ कैसे पता चलेगा, तो पता चल गया ईजी से। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर ईजी पता चल गया तो ASC भी पता चल जाएगा, ASC का एरिया पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट भी पता चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक सेगमेंट में हमने वो भी समझा है। ठीक, तो क्या फ़ायदा हुआ कि ग्रॉस एरिया मिल गया तो ASC मिल जाएगा, यानी ये कॉलम क्रॉस सेक्शन में कितना स्टील होगा एरिया के अंदर। जब स्टील का एरिया मिल गया तो π/4 d² मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मिल जाएगी। डायमीटर को डिफाइन कर लो या नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट को डिफाइन कर लो, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट डिसाइड करोगे तो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर को डिफाइन करोगे भाई मुझे तो 12 mm के सलिए लगाने हैं, रेनफोर्समेंट लगाना है 16 mm के लगाना है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा ये क्राइटेरिया तो फॉलो हुआ ही है, जो कि आपको होमवर्क दिया है कि ये कौन से IS कोड में या कौन से IS कोड के क्लोज में लिखा हुआ है 0.8% 6% के बीच में कॉलम के रेनफोर्समेंट होने चाहिए ग्रॉस एरिया के कंपेयर में। तो ये फ़ायदा हुआ, हमारा साइज़ मिल गया। साइज़ से आगे अब अगला स्टेप यही होता है कि कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, कि क्या डायमीटर है, कि उसकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिंग और फिर स्टीरअप्स एंड अदर थिंग। और कंक्रीट का तो एरिया हमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंक्रीट तो कंक्रीट है, बाकी जो बचा वो कंक्रीट ही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यार कि वीडियो वैल्यूएबल लग रही होगी यार। अगर आपको जेन्युइनली वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने जो भी साइट पर काम कर रहे हो तो साइट के ग्रुप में शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो, सब लोगों को सीखने का मौका दो, सब लोग आपस में बहुत अच्छे से सीखे और हमारे साथ भी एंगेजमेंट बढ़ता रहे, हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का लर्निंग आपको दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।